हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10वीं के भूगोल का पहला अध्याय संसाधन और विकास, उस चैप्टर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और मैंने जो ये भी सीरीज शुरू किया है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चे जो कमजोर हैं वो अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर लेते हैं तो वो आसानी से पास कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड बोर्ड में के अनुसार चलूं। तो यहाँ सिलेबस छोटा कर दिया गया, 40% सिलेबस छोटा कर दिया है, यानी इसमें बहुत सारी चीज आपको नहीं पढ़ना है। आप देख लीजिएगा, सिलेबस दिया गया है, उसमें आप देख लीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ना है उसी चीज को पढ़ें, आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो जो पढ़ना है उसी में से कुछ सेलेक्टिव प्रश्नों को मैंने लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। मैंने कोशिश किया है कि सब क्षेत्र को कुछ कुछ छू लूं। और भी कुछ है, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में अगर हो सके तो वो भी दे दूंगा। तो आज फिलहाल 15 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनकी जानकारी मिल जाए। और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो मेरा प्रश्न है वो है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो लौह अयस्क के विषय में आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि हम लोग हैं झारखंड से। और झारखंड में लौह अयस्क आपको दिखता ही होगा कि हम लोग जो पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपको हमेशा मालगाड़ी चलते हुए दिखाई देगा। मालगाड़ी में आप देखते होंगे जो जोड़ा बड़बिल उड़ीसा तरफ से जितने भी मालगाड़ी भर के आते हैं वो लौह अयस्क ही होते हैं। ठीक है, तो उसी लौह अयस्क से लोहा बनता है। तो जिस चीज को हम लोग खुदाई करके प्राकृतिक रूप में पृथ्वी से निकालते हैं वो है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कौन सा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो यह किस प्रकार का संसाधन होगा, क्योंकि इसको हम लोग जमीन से खोद करके निकालते हैं। इसको खोदते जाएंगे और ये धीरे धीरे खोदते खोदते देखेंगे, अगर आप माइंस जाएंगे तो देखेंगे गड्ढा हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। यह धीरे धीरे इसको यूज करते करते हम इसको खत्म कर देंगे और इसको आने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये जो है लौह अयस्क ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो देखिए ये हमने देख लिया। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा कहां पर होता है। ज्वार आप जानते होंगे समुद्र में उत्पन्न होता है। लघु ज्वार और उच्च ज्वार। लघु ज्वार जब समुद्र पीछे की ओर चला जाता है, लो टाइड कहते हैं, और कब ये आगे की ओर चला जाता है उच्च ज्वार, ये आगे की ओर जाता है। ये चंद्रमा के रोशनी के अनुसार होता है। ठीक है, तो उच्च ज्वार और लघु ज्वार यानी लो टाइड और हाई टाइड, इसके अनुसार जो भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसके अनुसार भी आजकल ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है, या फ्यूचर में भी उम्मीद है कि इससे बिजली बनाने का या ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किया जाएगा। तो ये किस प्रकार का संसाधन है, ये होगा नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय क्यों होगा, क्योंकि समुद्र का पानी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है, इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नवीकरण नाम से क्लियर है, नवीकरण जिसको हम नवीनीकृत कर सकते हैं यानी पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। तो जिसको हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं ये नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि सौर ऊर्जा क्या है, आपको हर दिन मिलता है। आज रात में खत्म हो गया तो अगले दिन सुबह फिर से आ जाता है। ठीक है, लेकिन पेट्रोल एक बार खत्म हो जाने के बाद आपको वो बाजार से खरीद के लाना होगा और धीरे धीरे ये क्योंकि पूरे दुनिया में यूज होगा पेट्रोल, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा
और खत्म होने के बाद इसको बनने में लाखों समय लगेगा। लेकिन सूरज का किरण वो हमेशा निरंतर मिलते जा रहा है, वो अभी खत्म होने वाला नहीं है। खत्म होगा ये हजारों लाखों साल बाद होगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं होगा। ये नवीकरणीय संसाधन में गिना जाता है। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकृत हो गया यानी भूमि खराब हो गया है, उसका कारण क्या है? वहां पर मुख्य कारण है कि वहां पर देखिए खेती तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर सिंचाई चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में उर्वरक चाहिए, क्योंकि उसका मिट्टी का खुद का पोषकता जो है उर्वरता कम हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, देखिए क्या हो सकता है? वनोन्मूलन, गहन कृषि, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। इसका उत्तर होगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई क्यों होगा? क्योंकि वहां पर उर्वरक मिट्टी का खुद का उर्वरा शक्ति यानी उत्पादन करने की क्षमता, खुद का उत्पादन करने की क्षमता घट गया है, और इसको बढ़ाने के लिए अलग से उर्वरक डाला जाता है। उर्वरक डाला जाता है और इसके कारण ज्यादा मात्रा में सिंचाई किया जाता है, जिसके कारण वहां की मिट्टी खराब हो चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती कैसा होता है? जो सीढ़ी के बनाकर होता है, एक स्टेप बाय स्टेप इस तरह का। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर इस तरह का मिट्टी काट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र वाला जो जगह होता है वहां पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ताकि यहाँ पर मिट्टी का कटाव कम हो सके। इस तरह का रहेगा, यहाँ पर मिट्टी काट दिया जाता है और इस पर खेती की जाती है। इससे पानी का बहाव भी रुकता है, जमीन के अंदर भौमजल स्तर भी बढ़ता है, और सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए जगह भी मिल जाता है। तो पहाड़ीदार क्षेत्रों में इस तरह की खेती होती है, इसे ही सीढ़ीदार खेती कहते हैं। तो ये कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पर ये सब हो सकता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सबसे ज्यादा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो आप समझते हुए ऑब्जेक्टिव करें ताकि याद रहेगा आपको। एग्जाम में ये पॉइंट दिखे आप तुरंत फट से मार देंगे। ठीक है, तो ये आप याद करते चले, मैं समझाते भी जा रहा हूं साथ ही साथ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है? तो लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिए भारत के जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है, भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है आपका पर्वतीय मृदा। ये मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं बुक में तो आपको समझने में इजी होगा। ये देखिए, ये जो ये नक्शा है, यहाँ जो है सबसे ऊपर वाला क्षेत्र ये है पर्वतीय मृदा, पर्वत और वन। ये पर्वत वन है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। और ये जो ग्रीन इलाका देख रहे हैं ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा इस क्षेत्र में आता है। तो ये कैसे निर्माण हुआ? यहाँ पर से जो ये ज्यादातर नदियां आप जानते होंगे कि इन्हीं क्षेत्रों से निकलता है, पर्वतीय क्षेत्रों से, और ये अपने साथ बहुत सारे निक्षेपों को बहा के लाता है, और निक्षेपों के जमा होने से जलोढ़ मृदा बनता है। और ये है जलोढ़ मृदा, जितना हरा इलाका दिख रहा है ये सब जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जलोढ़ मृदा हो गया। उसके बाद लाल, जो ये लाल क्षेत्र देख रहे हैं ये है लाल और पीली मृदा का क्षेत्र। तो इसमें हमारा झारखंड भी यहाँ आ जाता है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया काली मृदा। ये सब जगह काली मृदा का है, जैसे वो आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कुछ भाग गुजरात का हो गया। ये सब जगहों में काली मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा इन सब जगहों में पाई जाती है। ये चिपचिपी होती है। शुष्क, ये शुष्क है सूखा मिट्टी। सूखा मिट्टी कहाँ मिलता है? ये आपका राजस्थान वाले इलाके में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी के क्षेत्र बांटे गए, उनके पर्यावरण या फिर उसके जगह जलवायु के ऊपर निर्भर करता है वहाँ का मिट्टी कैसा होगा। तो ये जो आपका लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। तो हमारे पड़ोस में है उड़ीसा, झारखंड के बगल में, यानी ये है उड़ीसा। यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। देखिए उड़ीसा में यहाँ दिया हुआ है,
ये इस जगह लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला कहाँ है, अगला देख लीजिए। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? संपूर्ण उत्तरी मैदान, ये देख लीजिए, इस चित्र में भी आपको दिख जाएगा। ये संपूर्ण उत्तरी मैदान, मैदानी क्षेत्र ये है। मैदानी क्षेत्र किस मिट्टी से बना है? ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? ये रहा जलोढ़ मृदा। ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं। समाप्यता जो खत्म हो जाएगा उसके आधार पर किस प्रकार के संसाधन कौन से हैं? जैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, विकसित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। पूछ रहा समाप्यता के आधार पर कौन सा खत्म होगा, कौन सा खत्म नहीं होगा, उसके आधार पर कौन सा मिट्टी बांटा गया है? उसके आधार पर है नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन। दो प्रकार के संसाधन है, तो उसमें से एक का चुनना था, तो ये है नवीकरणीय संसाधन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा है? अभी तुरंत मैंने आपको बताया था नवीकरण, जिसको नवीनीकृत कर सकते हैं, फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा किससे बनता है? पवन से, और पवन कभी भी नहीं खत्म होने वाला है, यानी ये भी नवीकरणीय संसाधन है। एक और दो दोनों, यानी ये दोनों, और जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब खत्म होने वाला है। तो कौन सा खत्म नहीं होने वाला? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी इसका उत्तर कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, विकास के स्तर पर संसाधन है। विकास के स्तर पर कैसे ये विकसित हुआ है, किस प्रकार से, इसके इस पर जो निर्भर करता है वह संसाधन कौन है? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोष। तो ये तीनों जो हैं, ये उपयुक्त सभी, ये तीनों ही विकास के स्तर पर संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट की नदी डेल्टा, ये किधर है? देखिए, ये है पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जा रही है? देखिए ग्रीन ग्रीन है, यानी ये जलोढ़ मृदा है। तो यानी इसका उत्तर क्या होगा? जलोढ़ मृदा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये याद करना होगा आपको। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा ये सब याद मत कीजिए, सिर्फ मेन याद कीजिए। तो आपको कहीं भी ऑप्शन दिखेगा तुरंत टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में भूमि का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र के अंतर्गत है? भारत में सबसे ज्यादा भूमि का उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है? ठीक है, तो खेती में हो रहा है, और खेती में जो होता है वो किस में होता है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में होता है। ठीक है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। अगला है, बांगर क्या है? बांगर एक ट्रिक बताता हूं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। बांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टी होती है। बांगर यानी कि पुराना जलोढ़, और खादर यानी कि नया जलोढ़। इसको भूले कैसे नहीं, ट्रिक है। बांगर, बांगर यानी समझ लीजिए बेकार। बेकार कब होता है? जब वो पुराना हो जाता है। कोई चीज पुराना हो जाता है, समझते हैं बेकार हो गया, तो समझ लीजिए बांगर यानी पुराना हो गया, बेकार। तो बांगर यानी पुराना जलोढ़। ठीक है, ये बेकार है नहीं मिट्टी। तो ये अब समझने के लिए समझ लीजिए, बांगर यानी पुराना, बेकार, बेकार, तो ये हो गया पुराना जलोढ़। खादर, खादर यानी इसको खोद के निकाले हैं, खोद के नया निकाले यानी नया निकलेगा, नया निकलेगा यानी नया जलोढ़। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। नया जलोढ़ यानी इसको खोद के निकालेंगे यानी खादर, और पुराना यानी बांगर, बेकार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, बांगर क्या हो गया? पुराना जलोढ़, और खादर बोलेगा तो नया जलोढ़। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये जो देखा गया पर्यावरण जब खराब हो रहा है, ठीक है, उसको पर्यावरण बचाने की जरूरत है, इसलिए पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। ये हुआ था
1972 में शायद। तो ये हुआ था आपका कहाँ पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसलिए ये सब टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं, सीधा याद करें ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं? तो उसी समय 1952 में भौगोलिक वन क्षेत्र की चर्चा की गई थी। उसके अनुसार फैसला किया गया था कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों के अंतर्गत कम से कम 33% क्षेत्र होने चाहिए, वांछित है यानी होने चाहिए, इच्छा की जाती है। ठीक है, तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा भी देखते हैं, अगर कुछ वीडियो में अगर संभव हो पाता है तो मैं ऑब्जेक्टिव बना के आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप खुद भी पढ़ते रहें, दोस्तों को पढ़ने को कहें और अपना टॉपिक क्लियर करें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे जितने भी वीडियोज हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।